नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट फॉर आईक्यू में। मैं हूं सत्येंद्र। आज हमारे साथ हैं फॉर्मर जुडिशियल मजिस्ट्रेट भानु प्रताप सर एंड वर्तमान में इनकी जो अभी सिलेक्शन हुआ है झारखंड स्टेट में एचजीएस ये बने हैं। सर आपका मैं धन्यवाद करूंगा, टारगेट फॉर आईक्यू के ऑफिस में थैंक यू सर आए हैं। वेरी मच। एंड मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, भानु सर से मैंने रिक्वेस्ट किया और वो हमारे ऑफिस में आए थे एज ए ऑफलाइन मॉक इंटरव्यू प्रोग्राम के लिए। 2 दिन हमारे पैनलिस्ट के रूप में चीफ पैनलिस्ट की भूमिका इन्होंने सर ने निभाई है और काफ़ी हद तक हम लोग 100% सेटिस्फाई हैं एंड जितने भी कैंडिडेट यहाँ पर आए थे वो भी सभी सेटिस्फाई हैं। परंतु सर ने खुद रियलाइज़ किया कि बहुत सारे बच्चों से कुछ आंसर इंटरव्यू के रिगार्डिंग नहीं बताए जा रहे हैं, जो आप लोगों के अपकमिंग खासकर जो अभी यूपी जुडिशरी का इंटरव्यू आने वाला है सर। एंड बिल्कुल। ये वीडियो आप लोगों को यूपी जुडिशरी के साथ साथ अदर स्टेट की, बिकॉज सर जुडिशियल लोअर जुडिशरी एंड एजेस सेलेक्टेड हैं, तो डेफिनेटली इनका मार्गदर्शन मिलना बहुत ज़रूरी था। मैंने रिक्वेस्ट करी और सर ने भी रियलाइज़ किया कि बच्चों को ऐसे क्वेश्चंस के आंसर पता होने चाहिए जो इंटरव्यू से संबंधित है। सर सबसे पहला मैं आपको धन्यवाद करूंगा एंड प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि आप 4-5 क्वेश्चन हैं जो बच्चे ज़्यादातर पूछते हैं। ठीक है। एक ये है कि आप जज बनना क्यों चाहते हैं। ठीक है। अब बेसिकली देखिए, जितने भी बोर्ड मेंबर्स वहाँ पर होंगे जी और जितने भी एक्सपर्ट होंगे वो इस बात से तो बिल्कुल अवेयर ही होंगे कि आप लो करके आए हैं, जी तो आप एडवोकेट की भूमिका में हैं। जी और एक एडवोकेट और एक जजेज में बस एक माइन्यूट सा डिफरेंस होता है जी कि जो एडवोकेट होता है वो प्रोफेशनल होता है और उसके प्रोफेशंस के कुछ रूल्स होते हैं जी और वो अपने क्लाइंट का हमेशा ही फेवर करता है। जी जबकि उसी केस में एक जज वो बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से दोनों पार्टीज को देखता है, प्रोसिक्यूशन को भी, डिफेंस को भी, प्लेंटिफ को भी, डिफेंडेंट को भी। और वो तब फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस के आधार पे और जो भी रिकॉर्ड पर एविडेंस अवेलेबल है उसके आधार पे जजमेंट देता है। तो इट कुड बी ए बेटर आंसर कि साहब, एडवोकेसी में और जज में ये एक डिफरेंस है कि वहाँ पर हमें दोनों पार्टीज को सुनकर और जो भी फैक्ट ऑन सर्कमस्टांसेज होंगे उसके आधार पे जजमेंट करना है। हम इम्पार्शियल रह सकते हैं, एडवोकेसी में ऐसा नहीं है। इसके अलावा आप 2-3 पॉइंट्स और गिना सकते हैं। आप बता सकते हैं कि साहब, जॉब सिक्योरिटी है, रेस्पेक्टेबल जॉब है, या फिर आपकी अगर कोई पहले से आपकी फैमिली में, रिलेटिव्स में कोई जजेज रहे हों तो आप उससे प्रभावित रहे हैं, इसलिए मैं इस तरफ आ रहा हूँ। हाँ तो जी ये एक बहुत अच्छा आंसर हो सकता है। अदरवाइज आप कॉमन आंसर तो करते ही हैं, जी बट इट कुड बी द बेटर आंसर। थैंक यू। जी। एंड नेक्स्ट ये है कि सर बहुत सारे बच्चे क्या हैं कि जैसे अब क्या हुआ कि नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन तो सर लेट आते हैं, इतनी जल्दी नोटिफिकेशन आते नहीं। तो क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हु आर प्रिपेयर फॉर जुडिशरी वो एडवोकेसी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है जब वो प्रिपरेशन करके प्री मेंस निकाल के इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे क्रॉस करें कि भाई जब एडवोकेसी कर रहे हैं तो आप फिर न्यायिक मजिस्ट्रेट क्यों बनना चाहते हैं। तो ये क्वेश्चन अगर इंटरव्यू में पूछा जाए कि भैया जब आप एडवोकेसी कर रहे हैं, एडवोकेसी प्रोफेशन आपने चुना है, तो आप फिर इधर क्यों आ रहे हैं, नहीं, इसका आंसर क्या रहेगा। इसका तो बेसिकली सीधा सा आंसर यही है कि साहब, एज एन एडवोकेट मैंने वहाँ मजिस्ट्रेट्स को या जजेस को काम करते देखा है और उनकी रेस्पेक्ट होते हुए देखा है। देखिए, वकालत में आप जब जाएंगे तो एक डिफरेंस आपको दिखाई देगा कि अगर यंग बच्चा एडवोकेसी करता है तो क्लाइंट उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। लेकिन जस्ट अपोजिट अगर आप देखेंगे कि यंग स्टूडेंट जो सेलेक्ट होके ये मजिस्ट्रेट बनता है और एक वकील जिसकी 50 साल की भी प्रैक्टिस रहती है वो कोर्ट में आता है और बहुत अदब से उन्हें सलाम करता है और उनकी बातों को सुनता है, तो ये आप एक एक पैडल और ऊपर कहीं ना कहीं जा रहे हैं और बार से निकल के बेंच का हिस्सा बन रहे हैं। तो इससे बेहतर बात तो नहीं कुछ हो सकती। इसलिए कि साहब, बार थोड़ी सी ज़्यादा रेस्पेक्टेबल सोसाइटी में है, तो इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। अदरवाइज काम आपको उन्हीं फाइलों में करना है, नो डाउट। एक एक क्वेश्चन और ये है कि बहुत सारे साथी जो जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं उनसे अमूमन ये पूछ लिया जाता है कि आपका सबसे बेस्ट या फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। जी। तो इस पर बहुत सारे बच्चों का आंसर ये होता है कि सर या तो क्रिमिनल लॉ बोल देते हैं या कह देते हैं कि मैंने सारे पढ़े हैं, इस केस में ये भी आंसर आया है, या सिविल लॉ बोल देते हैं। तो या कभी कभी 3 से 4 सब्जेक्ट भी मेंशन कर देते हैं। तो ऐसी दशा में हम कौन से बेस्ट प्रीफर रखें सब्जेक्ट बताने में, या फिर इसका एक सटीक आंसर क्या होगा। देखिए, सबसे पहली बात, अगर इंटरव्यू बोर्ड की ओर से आपसे पूछा जाता है कि आपका फेवरेट क्वेश्चन वो फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है,
तो इट इज़ अ वेरी बिग अपॉर्चुनिटी टू यू, आपको इसको कैश कर लेना चाहिए। हाँ, कुछ बच्चे इसलिए डर जाते हैं कि साहब बताएंगे तो फिर बहुत सारे सवाल उससे पूछेंगे, कुछ इसलिए 2-3 सब्जेक्ट बता देते हैं कि साहब तीनों से सवाल पूछ लिए जाएंगे। नहीं, मेरी ओपिनियन में आपको केवल और केवल एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही चाहिए, और अगर पूछा जाए तो आप बेहिचक उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट करें और उन्हें इनवाइट करें कि साहब इस सब्जेक्ट से आप मुझसे ये सवाल पूछिएगा। दो क्वेश्चन हो रहे हैं मेरे। एक तो वो जो पहली बार इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बार जब बच्चा इंटरव्यू में अपीयर होता है तो नो डाउट असहजता उसे रहती है, थोड़ा कॉन्फिडेंस उसका गिरा हुआ रहता है, एन एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ दीजिए। तो उनके लिए तो मेरी शुभकामनाएं यही हैं कि जब तक आपका इंटरव्यू है आप बार बार अपने साथियों के साथ मॉक इंटरव्यूज़ करें, शीशे के सामने बैठ के प्रैक्टिस करें, अपने से ही सवाल पूछें, अपने आप को ही जज समझते हुए, मेंबर समझते हुए आंसर दें कि बोर्ड मेंबर्स भी मैं ही हूँ और कैंडिडेट भी मैं ही हूँ। जितनी बार वो रिवाइज करेंगे चीज़ों को और बार बार बोल के सुनाएंगे दोस्तों को, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस और बेटर फील कर पाएंगे और उनका इंटरव्यू अच्छा भी होगा। एंड बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं, उसे दुर्भाग्य कहिएगा या फिर कोई और वजह भी हो सकती है, कि जो अपनी प्रिपरेशन के एक अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं और वो मॉक इंटरव्यू दे रहे हैं या फिर इंटरव्यू देने अब जा रहे हैं, लास्ट अटैम्प्ट मान लीजिएगा आप, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए मैसेज ये है कि आप अगर लास्ट अटैम्प्ट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल से ये फोर्थ अटैम्प्ट यहाँ यूपी में रहते हैं, हाँ जी। 3 अटैम्प्ट आप पहले दे के आए हैं तो कुछ ना कुछ तो आपने गलतियाँ की ही होंगी, हाँ जी। और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता है, यू आर द बेस्ट जज फॉर योर सेल्फ। तो आपको अपनी गलतियों पर विचार करना चाहिए कि मैंने पिछली बार क्या गलतियाँ की थी इंटरव्यू में, और कम से कम उन गलतियों को तो सही करें। दूसरा, वो जो बाहर मॉक कंडक्ट करा रहे हैं, जैसे आपने भी 2 दिन ऑफलाइन मॉक कराया, ऑनलाइन भी मॉक करा रहे हैं, जी। तो उन मॉक्स को ज्वाइन करें। और चूंकि अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं आप अपनी गलतियां, तो जो एक्सपर्ट्स पैनल होता है जी। वो आपकी गलतियां पकड़ के आपको बताएगा। अदरवाइज़ ये बात बिल्कुल परफेक्ट है कि आप 4th इंटरव्यू दे चुके हैं तो आप में पैशन बहुत है, आपने पढ़ा भी होगा, तो नॉलेज के बेस पे तो मैं कमेंट नहीं करना चाहता हूँ। जी। बाकी कुछ कमी ज़रूर रही होंगी जिसकी कि वजह से नहीं आपको हुआ। इंटरव्यू में कम मार्क्स मिले होंगे, जी। तो उसके लिए वो मॉक ज्वाइन करें। एंड द लास्ट मोमेंट, मतलब ये प्यारे साथियों, ये जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, ये मैं इस कॉन्टेस्ट में पूछ रहा हूँ कि जब किसी स्टेट का कोई जुडिशरी इंटरव्यू आता है, अब जैसे यूपी के इंटरव्यू लगे, तो लास्ट टाइम पे किन किन सोर्सेज पढ़ने के लिए क्या क्या चीज़ें हम लोग ध्यान दें, केस लो, लीगल करंट अफेयर, या कौन से एक्ट पर हम फोकस करें? प्लीज़ सर वो। देखिए, जहाँ तक जुडिशरी के इंटरव्यू का प्रश्न है तो बेसिकली यहाँ पर आपके रेजिडेंट के बारे में, एड्रेस के बारे में, या किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये सवाल इस तरीके के नहीं नहीं। पूछे जाते हैं। स्पेशली यूपी की मैं बात कर रहा हूँ, कुछ स्टेट में हो सकता है ऐसा, वहाँ पर आपका डाटा मेंबर्स के सामने रहता है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं रहता। तो फिर भी लेकिन आप कम से कम जितनी भी इंडिया में इस तरीके की इवेंट्स जो बहुत हॉट रही हों, एकदम चर्चाओं में रही हों, आप उन पे सरसरी तौर से निगाह आपको रखनी चाहिए। क्योंकि जुडिशियल एस्पेरेंट हैं, आप पीसीएस जे दे रहे हैं, एचजीएस दे रहे हैं, तो आपको ये भी देखना चाहिए कि रिसेंट में कोई एक्ट या कोई बिल पार्लियामेंट से या स्टेट लेजिस्लेचर से तो इस संबंधित कोई पारित नहीं हुआ, उसकी भी मोटी मोटी जानकारी आपको होनी चाहिए। उसके अलावा आपके जो मेजर एक्ट हैं, आपका मैक्सिमम इंटरव्यू यहीं से होना है, लेकिन थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको बाकी माइनर एक्ट्स की भी होनी चाहिए, बहुत जो एक सामान्य से व्यक्ति से एक्सपेक्टेड की जाती है। साथ ही साथ आपको एडवोकेट एक्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट, या फिर मुस्लिम लॉ को लेकर जो 3 एक्ट है, 1939 का, 86 का, और 2019 में ट्रिपल डाइवोर्स को लेके आ गया, जिसने ट्रिपल डाइवोर्स को वॉइड डिक्लेयर किया, उस तरीके के जो इधर उधर के थोड़े बहुत कुछ चीज़ें हैं, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, या अब यूँ कहें यूपी में 9 माइनर एक्ट्स जुड़े हैं। जोड़ दिए गए हैं, और उनका ऑब्जेक्ट यही है, क्योंकि उनमें काम होता है तो आपको उनकी नॉलेज होनी चाहिए, तो थोड़ा बहुत उनमें से भी कुछ ना कुछ आपको देख लेना चाहिए। और एक बात और कि कम से कम 8-10 तो अच्छे केसेस केस लो। वो आपको लिख लेने चाहिए कि भाई ठीक है, ये 8-10 पिछले 2 साल में ये अच्छे वाले केसेस हैं। और इस तरीके से यदि आप एक कॉम्पैक्ट प्रिपरेशन करेंगे तो नो डाउट यू हैव टू बी सेलेक्टेड एंड यू गोट बेटर मार्क्स इन द इंटरव्यू। एंड सर लास्ट क्वेश्चन मेरा, ऐसे वो प्यारे साथी जो बार बार मेंस लिख रहे हैं, बार बार प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं, परंतु परिश्रम कहिए, दुर्भाग्य कहिए, या कोई और वजह भी कह सकते हैं, जो इंटरव्यू का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, या बार बार इंटरव्यू देते हैं सर, सिलेक्शन नहीं हो पाया, और उनका मनोबल टूट रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है? नहीं, देखिए, ये फील्ड आपको बहुत गहराई तक लेके जाता है एक्चुअली। आप मनोबल ना तोड़ें और आप धैर्य रखें। इस फील्ड में तमाम, मैंने इतने लोग देखे होंगे
जब से मैं जुड़ा हूँ उस फील्ड में, कम से कम मैं ऐसे 200 लोगों को जानता हूँगा जिनके सिलेक्शन नहीं हुए, लेकिन वो डटे रहे और फाइनली सब अपना सिलेक्शन लेके निकले। तो ये आपको रिटर्न ज़रूर करता है। अगर आप छोड़ के भाग गए तब तो मैं नहीं कहता हूँ, अगर आप बने रहे तो इसमें आप देखिए ना एचजीएस तक कहाँ तक उम्र रहती है, और पटना वटना बिहार का एचजीएस देंगे तो आप यकीन मानेंगे 48-49 ईयर तक आपको चांस मिल जाता है। तो यहाँ बहुत कुछ है। और दूसरी बात ये भी है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं साहब, अगर उस स्टेज पर भी जाकर आप एडवोकेसी करेंगे तो बाकी लोगों से बेहतर कानून तो आप जान ही पाएंगे, बिल्कुल। अपने बच्चों को आप ट्रेंड कर पाएंगे, तो तमाम चीज़ें यानी हैं आप कह ऐसे। सकते हैं कि एक अल्टरनेट आपके पास है एज ए एडवोकेसी। हाँ बिल्कुल अगर मान बिल्कुल लीजिए किसी बिल्कुल वजह से बिल्कुल जुडिशियल बिल्कुल ऑफिसर नहीं बन बिल्कुल पाते, बिल्कुल तो बिल्कुल। अल्टरनेट आप एज ए एडवोकेसी तो आप आ ही एडवोकेसी सकते है, आप टीचिंग स्टार्ट कर हैं, सकते टीचिंग हैं, स्टार्ट कंपटीशन कर। पढ़ा सकते हैं बच्चों को, बिल्कुल। तमाम चीज़ें हैं आपके पास में। एंड एक लास्ट मैसेज जो आप बच्चों को देना चाहें अपनी तरफ से कोई। सबसे पहले तो सत्येंद्र भाई जो कि फाउंडर हैं टारगेट फॉर आईक्यू के, मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं थैंक देता यू हूं कि सर। आपने बड़ी मेहनत के साथ में ये मॉक कंडक्ट कराया। और न केवल मुझे, मैं तो आपका पड़ोसी हूं, आपने बड़ी दूर दूर से पैनल्स में जो भी मेंबर्स थे, चाहे वो इलाहाबाद के हों, बरेली के हों, जी। अच्छे अच्छे लोग आपने बुलाए। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही थैंक यू साथ सर। न केवल उन बच्चों का जिनका हमने मॉक कंडक्ट किया है जी। या जिनका आप ऑनलाइन करा रहे हैं, मैं तमाम एस्पायरेंट्स को ये शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप सभी को ईश्वर की ब्लेसिंग्स मिलें, अपने माता पिता का आशीर्वाद मिले, माँ सरस्वती का आशीर्वाद मिले, और आप सब उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा का सदस्य बनकर इस सरकार के एक विंग, जिसे जुडिशरी हम कहते हैं, उसका पार्ट बने। तो प्यारे साथियों, सर को मैं बहुत ही दिल की गहराइयों से धन्यवाद दूंगा। अपना कीमती समय निकाला है सर ने, और मतलब रिक्वेस्ट करने पर सर एकदम आगे, और 2 दिन यहाँ पर रहे, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। आगे कभी ज़रूर मौका मिलेगा अपकमिंग एग्ज़ाम में, तो मैं ज़रूर बुलाऊंगा सर को। यदि आपकी कोई राय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। धन्यवाद। हमारी पूरी टारगेट फॉर आईक्यू टीम की तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं।